जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम यहाँ पे फिर से अपना प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ ले आए हैं। जो महाभारत सीरीज़ हमारी चल रही थी, जो मैंने पहला प्रैक्टिस सेट करवाया था, आज उसी का दूसरा प्रैक्टिस सेट है। और आज के प्रैक्टिस सेट में हम 17 फरवरी की जो एग्ज़ाम हुआ था हमारा 17 फरवरी को यूपीपी का, उसका जो सेकेंड शिफ्ट आया था, हमने पहले वीडियो में 17 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट सॉल्व किया था। आज हम सेकेंड शिफ्ट सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं, आज हम जीएस और हिंदी के टोटल 75 क्वेश्चंस करने वाले हैं शिफ्ट में। आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया है। गोदान एक उपन्यास है। ये इसके राइटर का नाम पूछा हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। ये सबको पता होगा, हिंदी का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, तो मुंशी प्रेमचंद हो जाएगा इसका। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। देखिए यहाँ पे दोस्तों नागरिक पुरस्कार की बात की जा रही है, तो भारत रत्न जो हमारा है ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसके बाद पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री ये लाइन से लिखे हुए हैं। फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। तो पहला नंबर हमारा भारत रत्न हो जाएगा नागरिक पुरस्कारों में। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 26 नवंबर। 26 जनवरी गलत है, इसका आंसर 26 जनवरी नहीं होगा, 26 नवंबर इसका आंसर होगा, संविधान दिवस। तो 26 नवंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए अगला चौथा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है। देखिए दोस्तों, लैक्टिक एसिड पूछा है किसमें होता है, तो दही में हमारा होता है लैक्टिक एसिड। ये साइंस का क्वेश्चन है, बायो का। आइए अगला देखते हैं, ये त्योहारों से पूछा है कि गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का वसंत समय का त्यौहार है। ये वसंत समय का त्यौहार है गुड़ी पड़वा। ये महाराष्ट्र का त्यौहार है, महाराष्ट्र में मनाया जाता है गुड़ी पड़वा। आइए अगला देखते हैं, दशकीय जनसंख्या कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर होती है, किस मंत्रालय पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय जो होता है वो दशकीय जनगणना यानी मतलब कि जैसे हमारी पिछली जनगणना हुई थी 2011 में, अब 2021 में होने वाली थी, बट कोविड की वजह से रुक गई है, तो अभी हो रही है ये प्रेजेंट टाइम में। तो वही होता है 10-10 साल में, जो 10-10 साल के अंतराल में होता है, वही दशकीय जनगणना होती है। तो इसको कौन करवाता है, गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री करवाती है। आइए सातवां क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो ये मानवाधिकार आयोग से क्वेश्चन आया है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा नई दिल्ली, सी। मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आइए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, हेल्पलाइन नंबर से साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1930। जैसे साइबर क्राइम, जैसे कि ओटीपी से रिलेटेड, या फिर कोई आपके बैंक में धोखाधड़ी हो गई, या फ़ोन से पैसे काट लिए जाते कभी कभार, तो उससे रिलेटेड जो शिकायतें होती हैं उसके लिए आपको 1930 डायल करना पड़ता है। आइए अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, उत्तर प्रदेश पुलिस का टैग लाइन क्या है। तो देखिए आपने हर जगह पढ़ा भी होगा, आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ये आपने हर जगह लिखा हुआ देखा होगा, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। आइए 10वां क्वेश्चन देखते हैं, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नैनीताल। जो आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान संस्थान अनुसंधान है, ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन है हमारा ऑर्गेनाइजेशन से। देखिए पिछले पेपर में भी ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आया था, इसमें भी है। G20 का पूर्ण रूप क्या है। ये बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, ग्रुप ऑफ 20। यहाँ पे 20 देशों का एक ग्रुप होता है, जिसमें 19 देश होते हैं और एक जो है वो मतलब यूरोपीय यूनियन होता है। तो टोटल 20 कंट्रीज़ का ग्रुप होता है, तो उसको G20 कहते हैं। तो इसका फुल सही आंसर हो जाएगा ग्रुप ऑफ 20। आइए आगे देखते हैं 12वां क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा अंतर्विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो हमारा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। देखिए दोस्तों, जीएसटी का क्वेश्चन आ गया, पिछले में भी एक था, जीएसटी का क्वेश्चन भी सब में आता है, और मानवाधिकार का भी। ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनमें हर सेट में इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका हमारा आंसर सही हो जाएगा
पहला वाला केलकर टास्क फोर्स, केलकर समिति द्वारा ये प्रस्ताव दिया गया था जीएसटी का। आइए 14वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है? तो देखिए भूमि साझा नहीं करता है पूछा है, तो आप ये ऑप्शन से देख लेते हैं। नेपाल जो हमारा भूमि साझा करता है, यूपी से ही टच होता है। भूटान भी टच करता है बिहार और सिक्किम से। म्यांमार भी हमारा टच करता है उधर बांग्लादेश साइड से। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा डी, मालदीव। मालदीव जो है ये समुद्री सीमा बनाता है। मैंने कल ही उसमें बताया था कि 8 डिग्री चैनल जो होता है वो इंडिया और मालदीव के बीच में चैनल है, 8 डिग्री चैनल। तो वो मालदीव जो है हमारा समुद्री साझा सीमा करता है, बट भूमि सीमा साझा नहीं करता है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन राजधानी से। टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो टोक्यो सबको पता है, जापान की राजधानी टोक्यो है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रैंड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया जाता है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, कोलोराडो। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन। नर्मदा निम्नलिखित में से किस में मिलती है? तो नर्मदा देखिए दोस्तों, ये अगर इंडिया का मैप है हमारा, तो नर्मदा उन बहुत ही कम ऐसी नदियाँ होती हैं जो पश्चिम की दिशा में बहती हैं। तो नर्मदा और तापी ये 2 ही नदियाँ हैं जो पश्चिम की दिशा में बढ़ती हैं, और ये पश्चिम में क्या है हमारा अरब सागर है। तो नर्मदा नदी जो है वो अरब सागर में मिलती है, तो इसका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और बाकी जितनी भी नदियाँ हैं हमारी प्रायद्वीप की, वो सब इधर पूरब की तरफ बहती हैं, और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, तो बे ऑफ बंगाल में हो जाके मिलती है। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि नर्मदा और तापी 2 नदियाँ जो हैं ये पश्चिम की तरफ बहती हैं और अरब सागर में जाके मिलती हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा 17वें का। आइए 18वां देखते हैं। उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रसिया। रसिया जो हमारा गीत है वो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करता है, और ये ब्रज में लोकप्रिय, ब्रज क्षेत्र मथुरा के साइड का। 18वां क्वेश्चन। भारत का गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल सार्वजनिक खरीद के लिए विश्व का कौन सा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, प्रथम है। ये इंडिया का एक ई मार्केट पोर्टल है जो कि ऑनलाइन खरीदारी के लिए बना है। ये इसने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त कर लिया है। 20वां क्वेश्चन लोकप्रिय कला शैली से है। थंग का एक नाम है। थंग का निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है? तो देखिए नाम से ही आपको पता चल रहा होगा थंग का, ये सिक्किम से है। यहाँ सिक्किम और हमारे जो पूर्वी जो ईस्टर्न स्टेट्स होते हैं, जो 7 सिस्टर्स, उनके ऐसे इस टाइप के नाम होते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सिक्किम का। 21वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारे बॉर्डर्स को डिज़ाइन किया? जैसे कि हमारे संविधान की जैसे बुक है, ये पेज है, तो इसके जो किनारे डिज़ाइन बने होते हैं, तो यहाँ पूछा है कि उनका कलाकृतियों को किसने सजाया था? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, नंदलाल बोस। तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा। कुछ लोग इसमें प्रेम बिहारी नारायण रायजदा लगा के हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। 22 क्वेश्चन। भारत की किस कंपनी ने ट्रैक्टर व्यवसाय से संबंधित गतिविधियों को बंद करने का निर्णय लिया है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, फोर्स ट्रैक्टर। फोर्स ट्रैक्टर अब ने निर्णय लिया है कि वो ट्रैक्टर व्यवसाय से संबंधित गतिविधियों को बंद करेगा, मतलब अब ट्रैक्टर बनाना बंद कर देगा। 23वां क्वेश्चन है 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? तो ये बहुत ही सिंपल है। 2016 में जब विमुद्रीकरण हुआ, मतलब नोटबंदी हुई, तो उस समय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे। पिछले शिफ्ट में ये क्वेश्चन था कि विमुद्रीकरण को और क्या कहा जाता है, तो वो नोटबंदी कहा जाता है। ये क्वेश्चन था पिछले मेले में। 24वां क्वेश्चन। प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी प्रभावती गुप्त। आइए 25वां क्वेश्चन देखते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हों निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? देखिए जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर शामिल हो तो उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, क्योंकि दोनों मिक्स होती हैं तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। आइए 26वां क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड की जो उपाधि थी उसका त्याग कर दिया था? तो ये जलियांवाला बाग कांड है। ये 1913 में हुआ था, 13 अप्रैल 1913 को। तो
तो इसमें क्या हुआ था, बहुत सारे निर्दोष लोगों की जान चली गई थी, जिसमें अपना गुस्सा और दर्द व्यक्त करने के लिए बहुत लोगों ने अपनी उपाधियां त्यागी थी। तो उसी में से रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। आइए अगला देखते हैं, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखिए पिछले शिफ्ट में भी ऐसा एक क्वेश्चन था क्रांति से संबंधित, मैंने आपसे पूछा भी था कि कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ भी वही है, नीली क्रांति। देखिए ब्लू रिवोल्यूशन, तो ब्लू रिवोल्यूशन हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मत्स्य पालन, मतलब जो मछली का पालन किया जाता है जिसमें, तो उसे नीली क्रांति कहते हैं, फिशरीज प्रोडक्शन। आइए 28वां क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य और कृषि संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष 2023 का समापन समारोह निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया। तो खाद्य और कृषि संगठन ने एक अपना बाजरा वर्ष 2023 का समापन किया है, तो किस शहर में आयोजित किया था ये पूछा है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रोम में हुआ था ये आयोजन। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 29वां, हाल ही में द टाइम्स ग्रुप द्वारा निम्नलिखित में द्वारा किसे प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकन 2000 पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये भी हमारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, पुरस्कार से संबंधित है, टाइम्स पावर आइकन 2024। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, विजय जैन। आगे बढ़ते हैं 30वां क्वेश्चन, एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत को कितने पदक प्राप्त हुए। ये हमारा इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 18 पदक प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे। देखिए दोस्तों, जो टाटा हमारी स्टील लिमिटेड है उस कंपनी के संस्थापक कौन थे, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सर जमशेदजी सर्वानजी टाटा। तो ये फर्स्ट थे जिन्होंने इस कंपनी की स्थापना की थी, तो ये नाम याद रखेंगे, सर जमशेदजी सर्वानजी टाटा। आइए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर, इसमें सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं है, नियुक्त करेगी। तो यहाँ पे एक ही होगा ऑप्शन, क्योंकि हर ज़िले में एक ही कलेक्टर होता है, क्योंकि यहाँ बोल दिया कि इसमें सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर मतलब एसडीएम को शामिल नहीं किया जाएगा। तो सिर्फ डीएम पूछा है कि ज़िले में कितने डीएम होते हैं एक ज़िले में, तो एक ज़िले में एक ही डीएम होता है हमारा, तो 32वें का ए सही हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं, वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी है। तो ये 160 हो जाएगा, ये 160 न्यायाधीश होते हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, ये याद करना पड़ेगा आपको। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे। देखिए दोस्तों, पहला मुख्यमंत्री पूछा है यूपी का, तो श्री गोविंद वल्लभ पंत, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। ये हमारे पहले मुख्यमंत्री थे यूपी के आज़ादी के बाद। और पहले अगर पूछा जाए पहला राज्यपाल कौन था, तो उसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो थी वो यूपी की फर्स्ट राज्यपाल थी, और पहली महिला राज्यपाल भी वही थी, क्योंकि पहली थी। और किसी भी स्टेट में अगर पूछा जाए कि भारत में पहली महिला राज्यपाल, तो वो भी सरोजनी नायडू ही होगा, जो कि यूपी की थी। आइए आगे देखते हैं, याया तसो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है। तो याया तसो जो है ये लद्दाख में स्थित है, ये एक जैव विविधता विरासत स्थल है, तो यहाँ लद्दाख ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन दोस्तों ये लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा और सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है। तो इसका हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, मिशन शक्ति। आपने इसके बारे में बहुत सुना होगा, यूपी में एक योजना चल रही है मिशन शक्ति, ये वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो यहाँ पे देखिए, बिहार हमारे पूरब में है यूपी के, उत्तराखंड ऊपर है, उत्तराखंड तो यूपी से ही अलग होकर बना ही है, हरियाणा जो है हमारा पश्चिम में है, जो कि दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में जैसे सहारनपुर वगैरह में टच करता ही है। तेलंगाना जो है ये हमारा दक्षिण का राज्य है, और ये यूपी से दूर दूर तक कहीं टच नहीं करता है, ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है। तो हमारा तेलंगाना फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, तेलंगाना जो है यूपी का बॉर्डर सीमा साझा नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला पे स्थित है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, जो कि नीलगिरी श्रृंखला में स्थित है।
ठीक है दोस्तों, ये दक्षिण भारत की चोटी है सबसे ऊंची, अनायमुड़ी। ये भी आपको याद रखना है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनायमुड़ी। और ये कहाँ पे है, तो नीलगिरी श्रृंखला में है। आइए दोस्तों, हमारे जीएस के क्वेश्चन सब 38 खत्म हो गए। अब हम हिंदी के क्वेश्चंस को देखेंगे। हिंदी का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो यहाँ पे मृत्तिका जो है ये तत्सम हो जाएगा क्योंकि इसका मिट्टी होता है। वानर का ओष्ठ का ओठ हो जाएगा। और उल्लू जो होगा ये हमारा 39 का जो डी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। वानर जो होता है बंदर का होता है, उल्लू का उल्लूक होगा शायद तत्सम इसका, तो उल्लू हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये तद्भव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। यहाँ पे तत्सम पूछ लिया है, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन शुष्क जो होगा ये सही हो जाएगा। इसका तद्भव होता है सूखा। ठीक है दोस्तों, सांवला का श्यामल होगा तत्सम, सिंह का श्रृंग होगा और सीख का शिक्षा होगा। ये इसके तत्सम है, ये उन लोगों के तद्भव शब्द हैं। और शुष्क जो है ये तत्सम है ऑलरेडी, इसका तत्सम होगा सूखा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से चांदनी शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प में है। तो चांदनी के पर्यायवाची पूछा है, तो ये हमारा सी ऑप्शन से हो जाएगा। कौमुदी और ज्योत्सना ये दोनों ही हमारे चांदनी के पर्यायवाची हैं। इसको हम ऑप्शन से भी सही कर सकते हैं, जैसे पहले में ललना हमारा ये गलत है, ललना चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। दूसरे में देखिए कौमुदी तो है लेकिन मंदाकिनी नहीं है। तीसरे और चौथे में चंद्रिका और चंद्रहास ये भी हमारे चांदनी के पर्यायवाची नहीं, ये चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। तो हमारा कौमुदी और ज्योत्सना ये सही हो जाएगा, 41 का सी ऑप्शन। आइए 42वां देखते हैं, निम्नलिखित में किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है। मतलब कि ये वाक्यांश के लिए एक शब्द दिया गया है और इनमें 3 गलत है और सिर्फ एक सही है, तो हमें देखना है कि कौन सा सही है। तो पहला, शत्रु को जीतने वाला अजात शत्रु, गलत हो गया ये, क्योंकि अजात शत्रु का मतलब होता है जिसे कोई जीत ना सके। दूसरा है, जो पढ़ा ना गया हो अपठनीय, ये भी गलत है। अपठनीय का मतलब जो पढ़ा ना जा सके। जो पहले ना हुआ होनहार, ये भी गलत है, ये तो देखने में ही गलत लग रहा है। चौथा, आदि से अंत तक अधोपांत, ये हमारा सही हो जाएगा। आदि से अंत तक का अधोपांत हो जाता है वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए 43वां देखते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म निर्वाद और निर्विवाद। देखिए दोस्तों, यहाँ पे निर्वाद और निर्विवाद दोनों श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हैं। इनके मतलब देखने हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो निर्वाद का मतलब होता है हमारा निंदा और निर्विवाद का मतलब होता है विवाद से रहित, मतलब जिसमें विवाद ना हो। तो हमारा डी ऑप्शन, ये नाम से ही पता चल रहा है निर्विवाद विवाद रहित, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो, ये अशुद्ध है हमारा, बाकी सभी शुद्ध हैं। मेरे तरफ नहीं मेरी तरफ होगा, यहाँ पे ये सर्वनाम रूपी अशुद्धता है इसमें। तुम मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है। तो यहाँ पे चेक करना है कि कौन सा विकल्प है जिसमें लिंग चेंज किया गया वो गलत चेंज किया गया। तनुज का तनुजा ये सही हो जाएगा हमारा। बनिया का बनियान ये गलत हो जाएगा हमारा। बनियानी होगा, यहाँ बनियान नहीं होगा। चूहा का चूहिया सही है। सांप का सापिन भी सही है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, वधु का बहुवचन पूछा है, तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हम यहाँ वधु में बड़ी यू की मात्रा भी लगा देते हैं, तो यहाँ पे वधु जब हम उसका बहुवचन बनाएंगे तो वो छोटी यू की मात्रा हो जाता है और ए लग जाता है। तो यहाँ इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। यहाँ पे वैसे ऑलरेडी छोटी ऊ की मात्रा लगी हुई है और ई की मात्रा में भी यही होता है। जहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगी होती है वहाँ बहुवचन बनाते समय छोटी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माँ ने बच्चों को मिठाइयाँ दी। रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। बच्चे को मतलब जहाँ पे कोई चीज़ दी जा रही है हमेशा के लिए, तो वहाँ संप्रदान कारक हो जाता है, क्योंकि हमेशा के लिए प्रदान, क्योंकि मिठाइयाँ हम वापस नहीं ले सकते हैं बच्चे से, तो संप्रदान कारक। जैसे दान देना, दान हम दे के वापस नहीं ले सकते, गिफ्ट देना या मिठाइयाँ देना या कंबल बांटना, तो ये सब संप्रदान कारक में आ जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। देखिए दोस्तों, प्रत्यय मैंने बताया था लास्ट में लगता है, तो भौतिक प्लस ई भौतिकी, तो यहाँ ई ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, 48 का बी ऑप्शन।
दूसरा निरभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग, उपसर्ग मैंने बताया था स्टार्टिंग में लगता है और प्रत्यय लास्ट में लगता है। तो निरभिमान, निर प्लस अभिमान, तो निर ये वाला निर और प्लस अभिमान, तो निरभिमान बनेगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन 49 का सही हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन 50वां देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है। तो यहाँ पे समास विग्रह किया गया और हम चेक करेंगे कौन सा गलत है। पुराण का हो जाएगा वेद और पुराण, यज्ञशाला का यज्ञ के लिए शाला, देह लता का लता रूपी देह, ये गलत हो जाएगा। यहाँ देह रूपी लता होगा, ये उल्टा लिख दिया है, तो देह रूपी लता ये सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो निश्चयवाचक देखिए, निश्चयवाचक यहाँ पे सर्वनाम हो जाएगा यह, क्योंकि जैसे हम कोई सेंटेंस बोलते हैं कि यह पुस्तक मेरी है, तो हम जिस पुस्तक की तरफ इशारा कर रहे हैं यह, तो वह निश्चित एक वस्तु की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो यह हो जाएगा सही निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन, कवीश्वर का संधि विच्छेद। कवीश्वर है दोस्तों, तो ये कवि प्लस ईश्वर होगा, तो ये ऑप्शन देखिए कवि प्लस ईश्वर, ये कवि, ये बड़ी की मात्रा नहीं होगी, ये गलत है। कवि प्लस ईश्वर, ये ऑप्शन बी ऑप्शन हमारा सही है 52 का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 53। क्या कोई तारे गिन सकता है, वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लास्ट में देख रहे हैं, आप सबको समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन वर्ड है, तो प्रश्न सूचक चिन्ह है इसमें जो दिख रहा है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन, ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण। देखिए दोस्तों, ईमानदार जो शब्द है वो किस तरह की विशेषता बताता है। ये किसी, जैसे हम कोई सेंटेंस बोलें कि ये लड़का बहुत ईमानदार है, तो उसके गुण बता रहे हैं हम, तो यहाँ गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण। तो दोस्तों देखिए एक एक हम पढ़ेंगे एक एक वाक्य। राम मंदिर अयोध्या में बना है, रमेश ने खिलौने खरीदे, वह छत पर है, तो ये छत पर है, ये तो गलती हो जाएगा। हाथी सो रहा है, ये भी गलत हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सो रहा है में हम हमेशा जवाब ढूंढेंगे, क्या जो क्रिया होती है हमारी, हम उससे जवाब ढूंढते हैं कि क्या और किसको। तो ये सो रहा है, क्या सो रहा है, नींद सो रहा है, यहाँ पे हाथी नहीं होगा, क्योंकि हाथी तो करता है, करता कभी नहीं लेंगे, तो क्या का जवाब नहीं मिल रहा है, किसको भी नहीं मिल रहा है। रमेश ने खिलौने खरीदे, खरीदना यहाँ पे क्रिया है, तो क्या खरीदा, खिलौने खरीदे, तो ये हमारा सकर्मक है। और राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है, क्या बन रहा है, मंदिर बन रहा है, लेकिन यहाँ पे मंदिर जो है ये हमारा करता है, तो ये नहीं लेंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन सही लग रहा है, रमेश ने खिलौने खरीदे, ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 56, गाय मीठा दूध देती है। इस वाक्य, यह वाक्य किस काल का है। तो देखिए दोस्तों, इसका देखिए देती है, तो ये सामान्य वर्तमान हो जाएगा, सामान्य वर्तमान का सेंटेंस है ये। 57, उमा से पढ़ा नहीं जाता, इसमें कौन सा वाच्य है। देखिए दोस्तों, पढ़ा नहीं जाता, एक तो इसमें नहीं भी आ गया है और जाता है, तो इसमें भाव के ऊपर जोर दिया जा रहा है, तो ये भाववाचक हो जाएगा। 57 के सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 58, कान पर जू न रेंगना, ये तो आप सबको ही पता होगा, कुछ असर ना होना, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आकर्षण का विलोम शब्द। तो आकर्षण का विलोम शब्द अनाकर्षण हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सब और विपत्ति का होना। देखिए दोस्तों, इसका आगे कुआं पीछे का है, इसका मतलब होता है आगे कुआं पीछे का है, मतलब दोनों ओर विपत्ति से घिर जाना, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सब और विपत्ति का होना, आगे कुआं पीछे का है। 61, शांत रस का स्थायी भाव। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। अगला, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद। देखिए दोस्तों, दोहे में जो हमारा होते हैं 13 और 11 मात्राएं होती हैं, इसका जस्ट उल्टा 11-13 मात्राओं वाला जो होता है वो होता है सोरठा। हमारा सोरठा जो होता है उसमें 11-13 मात्राएं होती हैं। वैसे तो रोला में भी 11-13 मात्रा होती है, लेकिन सोरठा में, सोरठा जो होता है दोहे का जस्ट उल्टा होता है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मान शूर। यहाँ पे जो पानी वर्ड है ये देखिए बार बार आ रहा है, लेकिन इसमें अर्थ चिपके हुए हैं, मतलब यहाँ पे पानी के 3 अर्थ लगाए जा रहे हैं। तो जहाँ पे एक ही शब्द में अलग अलग अर्थ जुड़े हों एक ही शब्द में, तो वहाँ पे हमारा श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का मतलब ये होता है चिपकना, तो एक शब्द में कई अर्थ चिपके हों तो श्लेष अलंकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं 64, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबद्ध नहीं है।
तो भेद से देखिए दोस्तों, भेद हम पढ़ते हैं संज्ञा के भेद मतलब संज्ञा के प्रकार, तो ये सही हो जाएगा। रहस्य, किसी का भेद जान लेना तो रहस्य, या फिर भेद भिन्नता जैसे भेदभाव। मूल्य जो होता है इसका भेद का अर्थ नहीं है, तो हमारा डी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा मूल्य, बाकी सबके अर्थ भेद से सिमिलर है। आइए अब आगे देखते हैं, हमारा गद्यांश आ गया है, गद्यांश पढ़ते हैं। महात्मा गांधी अपना काम अपने हाथ से करने पर बल देते थे। वे प्रत्येक आश्रमवासी से आशा करते थे कि वह अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य सफाई तक स्वयं करेगा। उनका कहना था कि जो श्रम नहीं करता है वह पाप करता है और पाप का अन्न खाता है। ऋषि मुनियों ने कहा है कि बिना श्रम किए जो भोजन करता है वह वस्तुतः चोर है। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था। उनका समस्त अर्थशास्त्र यही बताता था कि प्रत्येक उपभोक्ता को उत्पादन करता होना चाहिए। उनकी नीतियों की उपेक्षा करने के परिणाम हम आज भी भोग रहे हैं। न गरीबी कम होने में आती है, न बेरोजगारी पर नियंत्रण हो पा रहा है, और न अपराधों की वृद्धि हमारे वश की बात हो रही है। दक्षिण कोरिया वासियों ने श्रमदान करके ऐसे श्रेष्ठ भवनों का निर्माण किया है जिनसे किसी को भी ईर्ष्या हो सकती है। तो दोस्तों आइए देखते हैं गद्यांश से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं। तो पहला क्वेश्चन, गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो इसका हमारा डी ऑप्शन से हो जाएगा, श्रम सुदृढ़ जीवन का आधार, क्योंकि इस पूरे गद्यांश में श्रम के बारे में, श्रम से रिलेटेड जो वो होता है उसको बताया गया है, श्रम की महत्ता को बताया गया है। 66 क्वेश्चन, समस्त का पर्यायवाची। समस्त का मतलब होता है संपूर्ण, तो इसका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा संपूर्ण। देखिए समस्त, तो ये सही हो जाएगा पहला, संपूर्ण। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था। आश्रय स्पष्ट कीजिए। ये जो सेंटेंस लिखा है इसका आश्रय स्पष्ट करना है, तो इसका हमारा अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कि महात्मा गांधी के सभी जो विचार थे वो श्रम पे आधारित थे। समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था, तो समस्त विचार जो है श्रम पे आधारित, तो बी ऑप्शन से हो जाएगा इसका। अगला है, गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है। यहाँ पे देखिए, गद्यांश के आधार पर जो श्रम नहीं करता है, मतलब जो बिना श्रम किए भोजन करता है, तो वो चोर, उसको चोर की संज्ञा दी है महात्मा गांधी ने, तो सी ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा, बिना श्रम भोजन करना। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी पापी किसे मानते हैं। देखिए फिर से वही हो गया, श्रम न करने वाले को पापी मानते हैं, अभी हमने गद्यांश में पढ़ा था। अगला, पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डी मैथिली शरण गुप्त की रचना है पंचवटी, ये साहित्य का क्वेश्चन है। नीरजा कृति निम्नलिखित में से किसकी, ये महादेवी वर्मा सही हो जाएगा, ये ऑप्शन 71 का, ये महादेवी वर्मा की कृति है नीरजा। हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है। तो ये अपभ्रंश हो जाएगा 72 का, अपभ्रंश से हिंदी की उत्पत्ति हुई है। अगला क्वेश्चन, वह बिल्कुल थक गया, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्रिया विशेषण, थकना क्रिया है और बिल्कुल उसकी विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे बिल्कुल थक गया है, तो इसका परिमाणवाचक हो जाएगा ये, कि बिल्कुल थक गया है। आइए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। देखिए दोस्तों, मृदु मतलब होता है कोमल, मुलायम, मसृण। इसका कूल, इसका सही पर्यायवाची नहीं है। कूल का पर्यायवाची होता है किनारा, जैसे नदी का किनारा, कूल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द युग में दिन और दीन का सही अर्थ। देखिए दोस्तों, दो शब्द हैं, दिन और दीन। दिन का तो होता है दिवस, और दीन का हमें ढूंढना है, तो दीन का होता है गरीब, दीन दुखिया जैसे कहा जाता है, तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट है हमारा, आँखों के सामने वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से एक शब्द। तो आँखों के सामने जो होता है प्रत्यक्ष होता है आँखों के सामने। तो दोस्तों हमने टोटल 76 क्वेश्चन किए हैं आज। 38 क्वेश्चन हमारे जीएस के थे और 38 क्वेश्चन हिंदी के थे। आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा। और अब हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3, अगले वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करेंगे, जो 18 फरवरी का थर्ड शिफ्ट आया था उसको करेंगे। जय हिंद दोस्तों।